हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर्स नेट के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आपके साथ में एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड डिस्कस करूंगी। जो एग्जाम आपका दिसंबर 2023 में होने जा रहा है, जिसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो इस चैनल में मैं आपके साथ में एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी जानकारी शेयर करूंगी। इस चैनल से आप जो बिगिनर्स हैं उनको बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी, तो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस गाइडेंस नहीं होगी। आप अच्छे से प्रॉपर आपको गाइडेंस और सोर्सेज यहाँ से आपको प्रोवाइड होंगे। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि उनको प्रॉपर सोर्सेज और गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो वो फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। और रिसोर्सेज और गाइडेंस तो बहुत सारा है इंटरनेट में। इस टाइम पे इंटरनेट की दुनिया में आपको हर चीज मिल जाएगा, पर प्रॉपरली आपको एक जगह पे सब कुछ मिलेगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इस चैनल में आपको सारी जानकारी यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड मिलेगी, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों। पेपर 2 यहाँ पर मैं स्पेशली एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड डिस्कस करूंगी। अब जैसे अपकमिंग एग्जाम दिसंबर 2023 का डेट आ चुकी है, लगभग आपके पास 75 डेज बचे हुए हैं। तो इस बीच में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे आपके साथ में शेयर करूंगी। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में पीवाईक्यूज, कॉन्सेप्ट, उनसे रिलेटेड सारे डाउट्स, सब चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों के भी कोई कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, कभी भी हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उससे रिलेटेड हमें बहुत सी बेसिक जानकारियाँ भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, या फिर आप एक बार अटेम्प्ट 2 बार दे चुके हैं और नहीं आपका सिलेक्शन हुआ है, तो भी आपको यहाँ से काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। तो यहाँ से आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ बेसिक से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उनको सीखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करूंगी जो इस एग्ज़ाम को आपको जानना चाहिए। तो चलिए उसका डिस्कशन करते हैं। पहला है, यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूजीसी नेट एग्ज़ाम है क्या, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद इसके साथ इसकी एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट करवाया जाता है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी एग्ज़ाम को देने के लिए जानना। और फिर इसका सिलेबस। सिलेबस एक एग्ज़ाम का बिल्कुल दिशा डायरेक्शन सब देता है, तो हमें सिलेबस भी अच्छे से क्लियर पता होना चाहिए अगर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और साथ ही साथ में उसके पीवाईक्यूज और सिलेबस जो है बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। उससे हमें क्लियर हो जाता है कि हमें कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। ये सारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा करवाया जाने वाला ये एग्ज़ाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर जिसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो यूजीसी द्वारा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और दूसरा, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फेलोशिप मिलने लगती है अगर आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं। पीएचडी में एनरोल होने के बाद से आपको पीएचडी जेआरएफ की फेलोशिप के भी बेनिफिट मिलने लगता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यह एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करवाता है? पहले इस एग्ज़ाम को यूजीसी ही कंडक्ट करवाया करती थी, लेकिन 2018 दिसंबर से इस एग्ज़ाम को एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एक अम्ब्रेला बॉडी है जो कि सारे एग्जाम्स को इस टाइम पे कंडक्ट करवाती है। तो ये यूजीसी नेट एग्जाम को भी कंडक्ट करवाती है। तो अब आपको क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जानना, ताकि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, वो चीज़ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखती है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो जनरल कैंडिडेट होते हैं, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस जनरल कैंडिडेट, उनके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए विदाउट राउंड ऑफ। मास्टर डिग्री में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए।
अगर आप कोई कैटेगरी बिलोंग करते हैं, जैसे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर डिसेबिलिटीज में, तो आपके पास में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी मास्टर डिग्री में। तो ये आपके लिए मस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इसे फुलफिल करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ डाउट होता है कि जो बच्चे अपीयरिंग में हैं, जो इस टाइम पे मास्टर्स कर रहे हैं या फिर जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, वो क्या इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? आप लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ये एनटीए और यूजीसी का बुलेटिन है, उसी से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। तो आपको यहाँ पे पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ। अगर आप अपना मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर डिग्री आप ले रहे हैं, जिसमें आप एनरोल हो चुके हैं और आपका सेकेंड ईयर चल रहा है या फिर आपका फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं बट रिज़ल्ट नहीं आया है, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बस शर्त ये है कि अगर आप जब आपका मास्टर्स क्वालिफाई हो जाए तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर में। और इसी बीच अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, तो आप इसके लिए आगे पीएचडी के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन ये आपका होना चाहिए फुलफिल, कम से कम 2 साल में आपकी मास्टर्स हो जानी चाहिए। मिनिमम आपका 2 इयर्स का यहाँ पर दिया हुआ, विद इन 2 इयर्स आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में और 50% मार्क्स के साथ में। अगर यहाँ पर आपका नहीं क्वालिफाई होता है और आप नेट क्वालिफाई या जेआरएफ क्वालिफाई हो भी जाते हैं, तो भी आपका वो डिसक्वालीफाइड माना जाएगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप अपीयरिंग हैं तो डालें, एग्ज़ाम का फॉर्म आने ही वाला है, 10 से 15 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। अब हम जानेंगे एज लिमिट क्या है। तो जेआरएफ के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 30 इयर्स एज लिमिट है। ये जून 2023 का डाटा है। जो जून में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ही इस डाटा ये एनटीए ने रिलीज़ किया था। कोविड के टाइम पे इसको 1 साल बढ़ा दिया गया था, पर उसके बाद फिर से इसे 30 इयर्स का कर दिया गया। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं या फिर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसका मतलब है अगर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 30 इयर्स है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हो जाएगा 35 इयर्स। तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट देखने को मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी डाल करके इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और आप अपना नेट क्वालिफाई कर सकते हैं किसी भी एज में। तो इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं दी गई है। अब एग्ज़ाम कब कब शेड्यूल किया जाता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये चीज़ें जान लेते हैं। एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, जून और दिसंबर में। पर कोविड की वजह से ये एग्ज़ाम डिले हो गया था, जैसे और सारे एग्ज़ाम हो गए थे, तो इनकी साइकिल जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से एनटीए ने इस बार इस एग्ज़ाम को 3 पैटर्न में करवाया है। जैसे एक फ़ेब और मार्च के उसमें हुआ था, दूसरा फ़ेज़ जो हुआ वो जून में हो गया और अब तीसरा जो फ़ेज़ है वो दिसंबर में होने जा रहा है, जिसकी एग्ज़ाम डेट भी एनटीए ने रिलीज़ कर दी है। यहाँ तक कि एनटीए ने इस बार इतना अच्छा किया है, पूरा शेड्यूल मेंटेन कर दिया है। नेक्स्ट ईयर 2024 जून की भी उन्होंने डेट निकाल दी है। 10 जून से आपका 21 जून तक इसके एग्ज़ाम होंगे, पहले ही इसकी डेट इन्होंने रिलीज़ कर दी है। तो यहाँ पर इस साल 3 फेज़ करवाने का यही इनका मकसद था, ताकि ये साइकिल को प्रॉपर वे में फिर से चला सकें। साल में 2 बार ही एग्ज़ाम होता है, तो आप जिस भी अटेम्प्ट में बैठे अपना 100% दे करके इसको बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, सीबीटी जिसे कहते हैं। सीबीटी होता है मोड ऑफ बेस्ड एग्ज़ाम, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहता है। आप चाहें तो इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं या फिर
हिंदी चूज कर सकते हैं। आपको जो भी लैंग्वेज आपके लिए सुटेबल हो, आप वो लैंग्वेज यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। पैटर्न क्या है एग्जाम का? 2 पेपर होते हैं इस एग्जाम में और दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें और कोई ब्रेक नहीं होता है दोनों पेपर के बीच में। पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर यहाँ पर करवाते हैं। यहाँ पर नो ब्रेक इस वजह से बताया गया है क्योंकि 2018 दिसंबर से पहले जब एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता था तो इसमें 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलता था। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आपको गैप मिलता था, तो इसी वजह से एनटीए ने इसको क्लैरिफाई किया है कि अब यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं मिलता है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? यहाँ पर 2 पेपर होते हैं जिसमें से अभी हम जानेंगे पहले पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में यहाँ पर 50 क्वेश्चंस रहते हैं। 50 क्वेश्चंस मार्क्स आपके 100 होते हैं, यानी कि ईच क्वेश्चंस जो आपके हैं 2 मार्क्स के हो जाते हैं। यहाँ पर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, इस वजह से यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है पेपर 1। अब पेपर 1 में आपसे क्या चीज़ पूछी जाती है? टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल जनरल एलिजिबिलिटी के जो होते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रीजनिंग एबिलिटी देखी जाती है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटी देखी जाती है कि आप कितना डाइवर्स होकर के सोच सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन रहता है इसमें। जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो बहुत ही पेपर इजी होता है पेपर 1 कंपेरिजन पेपर 2 के। अब पेपर 2 के बारे में जान लेते हैं कि आपका पेपर 2 कौन सा होता है इसमें। उसके बाद हम पेपर 1 के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जिस भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स लिया है, अपना जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट आपका होता है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया, अपना मास्टर्स यानी कि आपने एमएससी या फिर एमए बीए जो भी किया है, वो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर पूछा जाता है। उसमें से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका जो मार्क्स होता है वो 200 होता है, यानी कि इसमें भी आपको हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। तो इस पेपर को ये चीज़ बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट बनता है, आप बहुत अच्छे से इजी वे में क्वालिफाई कर सकते हैं। 3 आवर्स का पेपर होता है ये, तो 3 घंटा बहुत ही सफिशिएंट है। और आपके टोटल क्वेश्चन जो बनते हैं 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, 300 मार्क्स होते हैं। और ड्यूरेशन क्या है इस एग्जाम की? 3 आवर्स है। तो ये पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर था इस एग्जाम का, बेसिक पैटर्न था। यहाँ तक हमने जाना कि कितना क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ हमने एग्जाम के पेपर्स के पैटर्न भी जाने। अब इसका सिलेबस क्या है पेपर 1 और पेपर 2 का, वो भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका डिटेल सिलेबस मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी, बट यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो जो पेपर 1 है यहाँ पर, उसका सिलेबस ये है कि उसमें 10 यूनिट्स होती हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। ये सारी बेसिक जो यूनिट्स हैं, ये पूरे 10 यूनिट्स हैं। और इन 10 यूनिट से, ईच यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ईच यूनिट से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है क्योंकि आजकल जो पेपर है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में करवाया जाता है, जिसकी वजह से 1-2 क्वेश्चन आपके कम ज़्यादा यूनिट से हो जाते हैं। बट आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा स्कोरिंग यूनिट मानी जाती है। पेपर 1 जो है बहुत ही स्कोरिंग होता है। यही पेपर आपका नेट और जेआरएफ में डिफरेंस बताता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस है कि आप कितना भी पढ़ लेंगे, बहुत ही अथाह सिलेबस उसमें है। बट ये जो पेपर 1 है ये स्पेसिफाइड है, और इसके अगर आप यूनिट्स पढ़ लेते हैं
इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जितना आपको यहाँ पर एनटीए ने दिया हुआ है इतना ही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो अगर आप लगा लेते हैं तो आप इस पेपर में बहुत आसानी से आप मतलब बहुत ही अच्छे से आप 70 to 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें तो। आपके पास 2 मंथ हैं, आप ये यूनिट भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप पीवाईक्यूज भी लगा सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में रोज इस पेपर को लगाते हैं तो 75 डेज बहुत है, इनफ है इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए पेपर 1 का। तो ये पेपर 1 का सिलेबस था। अब हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 2 यहाँ पर मैं एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड डिस्कस करूंगी, तो यहाँ पर भी आपको 10 यूनिट देखने को मिलती हैं पेपर 2 की। फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जियो साइंस, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, उसके सॉलिड वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, स्टैटिकल अप्रोचेस और मॉडलिंग इन एनवायरमेंटल साइंस। पेपर 2 है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो इसमें से भी आपको 10 की 10 यूनिट बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो अगर आप उन्हीं को कर लेते हैं तो आपका नेट और जैर हो जाएगा अच्छे से। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि आपकी पकड़ किस यूनिट में कितनी है और किस में नहीं है। इसमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस इसका बहुत ही बड़ा, मैंने तो अभी सिर्फ आपके साथ यूनिट ही डिस्कस की हैं। अगर यूनिट के अंदर भी सिलेबस जो दिया हुआ है वो मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है पेपर 1 और पेपर 2 में 10 यूनिट्स हैं और उनका सिलेबस का पैटर्न क्या है। अब एक डाउट और बच्चों को होता है कि एग्ज़ाम क्या बॉटनी के कैंडिडेट दे सकते हैं? मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात कर रही हूँ यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस से, इसी वजह से मैं इस डाउट को भी यहाँ पे बच्चों का क्लियर कर रही हूँ कि हाँ, बॉटनी के बच्चे भी दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। और इसमें साइंस स्ट्रीम जो लाइफ स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के जो बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्योंकि एनटीए ने ही स्पेसिफाई किया है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है स्पेसिफिक, आप उससे डालें, और अगर नहीं दिया हुआ है तो जो साइड सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी और बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी और भी सब्जेक्ट्स हैं जिससे बच्चे डालते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करते हैं और उनको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बिना डाउट किए अपने ऊपर, या फिर कि हाँ होगा तो हमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके पास सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स में आपने जो भी पढ़ा है तो आपके पास सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आप जहाँ भी जाएंगे आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर नेट और जेआरएफ का फेलोशिप भी आपको प्रॉपर मिलेगी, जैसे ही जो एनवायरमेंटल साइंस बच्चों को मिलेगी वो आपको भी मिलेगी। तो यहाँ पे कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे बेनिफिट्स वही मिलेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपने आप को एनरोल करवाते हैं पीएचडी में, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये पूरा बेसिक डिटेल थी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आपके और भी कोई क्वेरीज हो या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, और मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आगे आने वाली वीडियोज़ में वो भी मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। अब पेपर आप कैसे अटेम्प्ट करें, तो यहाँ पर चलते हैं। यही एग्ज़ाम की डेट हमारे यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ट्विटर हैंडल में ट्वीट की है। अब यहाँ पे पेपर 1 कॉमन जो है इसका मैं डिटेल सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये भी बताऊँगी कि आपको कौन सी यूनिट कितना मार्क्स गेन करवा सकती है और क्या आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आप पढ़ेंगे तो आपका वो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर सकेंगे। पेपर 2 का भी डिटेल सिलेबस डिस्कस करूँगी और साथ ही साथ में इसकी वो यूनिट्स भी डिस्कस करूँगी आगे आने वाली वीडियोज़ में, जो कि टॉपिक बहुत ही रिपीटेडली पूछे जाते हैं और जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ताकि आप उन्हें पढ़ें और आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो मैं इन दोनों का सिलेबस डिस्कस करूँगी और पीवाईक्यू और उसके कॉन्सेप्ट। पीवाईक्यू लगाना भी एक अपने आप में ही आर्ट है,
क्योंकि हर इंसान को PYQ लगाना नहीं आता है। तो जब PYQ लगाना है, कैसे लगाना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। और इसकी बुक्स आपको क्या-क्या होनी चाहिए आपके पास में, आपके पास स्टडी मटेरियल कितना होना चाहिए। इकट्ठा कर लेने से कुछ नहीं होता है। स्टडी मटेरियल आपने इकट्ठा करके रख लिया और फिर ढेर सारा आपके पास है मटेरियल, आप पढ़ कुछ भी नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। उससे बेटर है आप थोड़ा-सा स्टडी मटेरियल रखें, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें और फिर इसके बाद PYQ लगाएँ और फिर एग्ज़ाम दें। आपका एग्ज़ाम आसानी से क्वालीफाई हो जाएगा। बस आपको थोड़ा-सा सीरियस होना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। रोज़ आपको कम से कम 4 से 6 घंटे देने हैं। 4 से 6 घंटे कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ, मैं आपके ऊपर कोई बर्डन डाल रही हूँ। 4 से 6 घंटे कहने का मतलब ये है कि आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मिला करके आप इतना टाइम दें और फिर देखिए आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई होता है कि नहीं होता है। बट फ़ोकस के साथ आपको इस एग्ज़ाम को देना होगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी आगे इस चैनल में, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि मैं बेसिक से सारे PYQ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगी आगे आने वाले टाइम में। कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम होने से पहले कुछ पेपर और उनके कॉन्सेप्ट्स आपको मैं डिस्कस कर सकूँ और स्टैटिक पोर्शन में आपके साथ अच्छे से बता सकूँ और पेपर 1 की भी मैं काफ़ी गाइडेंस आपको दे सकूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपके कोई डाउट ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं आपकी क्या डाउट है। थैंक यू।